वेलकम डॉक्टर सफाज खान न्याजी। हैप्पी। आपका आपके वक्त का शुक्रिया। आज जो हम आपसे राय चाहते हैं कि हमारे घरों में बच्चे मासूम लोग जिनको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट वोकैबुलरी की नहीं समझ है, तो उनको इसकी अहमियत के मुतालिक उनको इसको कैसे डील करना चाहिए, कैसे हम इफ़ यू हैव अ मैसेज ऑन इट जो उनके लिए मुफीद साबित। इस बार असल में सबसे ज़्यादा जो मुझे बात पसंद आती है बच्चों में ये है कि वो सवाल सीधे करते हैं और मुश्किल जवाब जो है वो एक्सपेक्ट नहीं करते। और हम लोगों के साथ मसला ये होता है ज़िंदगी में कि हम जिस चीज़ को समझते हैं उसमें इतना उलझ जाते हैं कि उसके बेसिक मकसद को नहीं बयान कर सकते। तो मैं बच्चों से ये खिताब करूँगा कि देखो बच्चों, ये एक ऐसी वबा है जो 100 साल के बाद आई है और ये एक बहुत बड़ा वाक़या जिसको हम देख रहे हैं। शायद अगले 100 साल तक दोबारा ना आए या आ भी सकती है। लेकिन ये वबा है क्या? अच्छा, वबा का बड़ा सिंपल तरीका समझने का ये है कि वो बीमारी जो फैल सकती है दुनिया भर में और उसका कोई इलाज ना हो। तो अब तुम ये पूछोगे भई ये इतनी चीज़ों का इलाज है, हमारे पास कैंसर का इलाज है, हमारे पास टीबी का इलाज है, हमारे पास हर चीज़ का इलाज है। ये कैसी बीमारी है कि इसका इलाज ही मुमकिन नहीं है? तो मैं तुम्हें बताना चाहूँगा कि जो जरासीम होते हैं, वो अगर किसी जगह भी हो वो मल्टीप्लाई कर सकते हैं या ग्रो कर सकते हैं। उनको सिर्फ ज़रूरत होती है एनर्जी की, वो ग्रो करते हैं। जैसे कि कुछ जरासीम जिसको बैक्टीरिया कहते हैं हम लोग, वो खुद ब खुद जो है वो ग्रो कर लाते हैं। अच्छा, इसलिए उनको कहते हैं कि वो लिविंग हैं। जो चीज़ ज़िंदा है उसकी खूबी ये होती है कि वो खुद ब खुद अपने आप को रिप्रोड्यूस कर सकती है। इंसान की एग्ज़ाम्पल बच्चे होते हैं आपके, तो आप ज़िंदा हैं। इस तरह से जानवरों में भी और इस तरह से और बहुत सी स्पीशीज़ में होता है। लेकिन बाज़ दफ़ा ये होता है कि हम ऐसी चीज़ों से दरकिनार होते हैं कि जो ना ज़िंदा है ना मुर्दा है। अब जैसे इसको वायरस कहते हैं, मुझे यकीन है तुमने सुना होगा वायरस किसे कहते हैं। वायरस कोई ज़िंदा जानवर नहीं है या जरासीम नहीं है। वायरस जो है वो एक तरह से यूँ समझ लो कि एक खाने की रेसिपी होती है ना, वो है बस वो। वो लिखा हुआ है पूरा उसमें कि ये रेसिपी क्या है। लेकिन उस रेसिपी को अगर तैयार करेंगे तो उसका नतीजा जो होता है, वो वायरस खुद होता है कि मुझे कैसे तुम ग्रो करोगे। अच्छा, वो वायरस जो है, वो बगैर इंसान की जिस्म के अलावा और कहीं वो ग्रो नहीं कर सकता, ज़िंदा नहीं रह सकता वो। अच्छा, ज़िंदा कहना भी गलत है उसके लिए, इसलिए कि वो चूँकि ज़िंदा या मुर्दा उसमें है नहीं, ये तो एक केमिकल रेसिपी सी है छोटी-सी। ये कहाँ से आई? ये दास्तान लंबी है। लेकिन ये दास्तान वही दास्तान है जो हमारे जिस्म में है। हमारे जिस्म में जितने भी खलिए या सेल्स हैं ना, उनमें यही रेसिपी होती है, जो हमको बताती है कि हम इस सेल को दोबारा कैसे बनाएँ। अब देखो, अगर तुम्हें कोई सर्जरी हो या चोट लग जाए, तो वो किस तरह से उसकी हीलिंग होती है। यही सेल होते हैं जिनके अंदर वो सारी रेसिपीज़ होती हैं, कैसे बनाना है उनको। लेकिन उसके साथ-साथ वो चीज़ें भी बना सकता है वो सेल, जैसे उसमें हार्मोन होते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल होते हैं, जो हमको चाहिए होते हैं नशो-नुमा के लिए। अब तुम जब छोटे से थे, अब बड़े हो गए हो, तो वो उसके लिए हमको हार्मोन चाहिए होते थे, वो सब बनाते हैं ये खलिए। तो अब क्या होता है, ये छोटा-सा पीस है जो समझ लो अगर तुम हाथ धो लो अच्छी तरह से वो मर जाता है। तो अक्सर लोग पूछते हैं कि अगर वो इतनी आसानी से मर जाता है या ख़त्म हो जाता है, तो इतनी बड़ी मुश्किल क्या है उसके अंदर? मुश्किल ये है कि अगर उसमें जान होती तो हम उसको मार सकते थे, उसमें जान ही नहीं है उसके अंदर। वो होता ये जब वो तुम्हारे जिस्म में दाखिल होता है, तो वो पहले जाता है आपके जो जिस्म के सेल होते हैं ना जैसे, उसमें जाके वो उनसे कहता है कि भई ये रेसिपी बनाओ तुम। अच्छा, कुछ सेल ऐसे होते हैं जो राज़ी हो जाते हैं वो, तो जब राज़ी हो गए वो, उन्होंने बनाना शुरू किया। अब हुआ क्या नतीजा? वो ये भी कहता है कि अच्छा और कुछ ना पकाना तुम आज, सिर्फ़ यही यही डिश पकेगी। वो राज़ी हो जाते हैं उसके ऊपर। अच्छा, वो डिश क्या है? वो खुद उसकी अपनी अ अ मल्टीप्लिकेशन है।
थोड़ी देर में क्या होता है, वो इतने हो जाते हैं वायरस सेल में कि वो सेल फट जाता है। अब जो फट गया वो, तो वो चारों तरफ बिखर गए वो, जो दूसरे सेल में जाते हैं वो, और वहाँ भी यही खेल करते हैं वो। लेकिन ये कोई इस तरह से नहीं कि कोई प्रोग्रामिंग नहीं होती है। अच्छा, मकसद ये है कि ये वायरस जैसे जिसको कोरोना वायरस कहते हैं हम आजकल, वो कोरोना इसलिए कहते हैं कि जब सूरज ग्रहण होता है तो उसके चारों तरफ रोशनी जो होती है, वो शक्ल का ये वायरस है, इसलिए इसको कोरोना कहते हैं। ये पुराना वायरस है ये। अच्छा, ये इतना नुकसानदेह इसलिए है कि इस वायरस को हमारे जिस्म में खास तौर से जो हमारे लंग्स हैं ना, वो बहुत पसंद करते हैं इसको। अच्छा, जब वायरस जाता है आपके जिस्म में, तो वो जिस्म में कहीं भी ठहर सकता है, ठीक है ना? लेकिन अक्सर ये होता है कि जो 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 दूसरे हिस्से जिस्म के, वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। कुछ वजह है जिसको ना मैं बता सकता हूँ ना कोई बता सकता है, कि हमारा जो लंग है ना, उसकी जो सरफेस है या जो उसमें खलिए हैं, उनको ये वायरस पसंद आ गया समझ लो, ठीक है ना? अब जब आपको इनहेलेशन किया आपने, वो जाके लंग में बैठ गया। कि हर मेरे ख्याल में 10 सेकंड में लाखों करोड़ों सेल जो हैं वो बनते हैं उसमें और फटते हैं। तो आहिस्ता-आहिस्ता आप जो ऑक्सीजन जो जाती है ना फेफड़ों से, वो कम होती जाती है। तभी तुमने सुना होगा कि इसमें वो वेंटिलेटर लगाते हैं और इंट्यूबेशन लगाते हैं, इसलिए कि ऑक्सीजन की कमी रहती है, ठीक है? अब अगर वो कमी इस हद तक हो जाए कि जिस्म के दूसरे जो अज़ा हैं वो उनमें खराबी आ जाए, तो फिर वो ज़ाहिर है कि मौत वाक़ई हो जाती है। अच्छा, तो उसके बाद जो सबसे बड़ी बात ये है कि जब जब ये इन्फेक्शन होता है बॉडी में ये वायरस का, तो बॉडी खुद भी फाइट करती है उनसे, वही तरीका है उनको। तो कुछ सेल जो हैं वो तो उनकी दोस्ती में हैं, कुछ उनकी दुश्मनी में हैं। लेकिन होता ये है कि जो दुश्मनी वाले हैं, वो बनाते हैं अ उसको हमको एंटीबॉडी कहते हैं, या उनसे लड़ने की चीज़ें बनाते हैं, वो भी प्रोटीन होते हैं वो। लेकिन वो इतनी तेज़ी से बनाने लगते हैं वो, कि वो अपनी बॉडी को खुद के सेल को मारना शुरू कर देते हैं वो। तो इसलिए ये बीमारी जो है ये, इसका ज़ाहिर तौर पे कोई इलाज नहीं है, सिवाय वैक्सीन हो, या जब वायरस दाखिल होता है जिस्म में, तो एक जंग होती है, ठीक है ना? अच्छा, ये जंग में कोई सीज़ फायर नहीं है इसके अंदर, समझे ना? ये नहीं है कि अच्छा भाई आप भी हथियार डाल दें, हम भी नहीं, या तो वायरस जीतेगा या आप जीतेंगे। तो होता ये है कि जो जिस तरह से अ, कुछ जिस्म के खलिए हैं जो इनको पसंद करते हैं और उनको एक घर बना देते हैं उनके लिए, इसी तरह से दूसरे जो जिस्म के हिस्से हैं वो इसको ख़त्म करने के लिए अ, वो बनाते हैं, इसको हम एंटीबॉडी कहते हैं। ये समझ लें कि वो एक और दास्तान है कि ना, ये ना करें आप, बल्कि उनको ख़त्म करने के लिए। अच्छा, ये जो एंटीबॉडी होती हैं ये बहुत ही उसी सिर्फ़ उसी को ख़त्म कर सकती हैं वो। इसीलिए ये मुमकिन नहीं है कि हमारे पास ऐसी एंटीबॉडी हों जो हर एक पे काम कर सकें। अच्छा, अ, मुझे पूरा यकीन है तो तुमने सुना होगा कि वैक्सीन किसे कहते हैं? वैक्सीन जो होती है वो बहुत यही होता है उसमें कि यही वायरस को हम इंजेक्ट करते हैं, लेकिन थोड़ा उसको कमज़ोर कर देते हैं, ताकि उस जंग में वायरस ना जीते। लेकिन जब वायरस जाता है जिस्म में, तो ये एंटीबॉडी बन जाती हैं, और इस तरह से मुस्तक़बिल में अगर दोबारा इन्फेक्शन हो, तो यही जो एंटीबॉडीज़ जिस्म में हैं, वो हमको रोक सकती हैं कि वो उसका पूरे तरीके पे बॉडी पे असर ना हो। तो ये बात समझने वाली इसलिए ज़रूरी है कि इसका कोई इलाज इसलिए नहीं है कि ये कोई ज़िंदा तो है नहीं है। अगर कोई चीज़ ज़िंदा हो तो हम उसको कोई दवा दे के मार दें उसको। ये तो हमारे जिस्म से ताल्लुक़ है उसका, और हमारा जिस्म ही उसको फ़रोग़ देता है कि हाँ, भई आप आओ, हम आपको मल्टीप्लाई करते हैं। ओके। ये एक बहुत पुरानी दास्तान है, आज से हज़ारों साल से ये सिलसिला जारी है। लाखों किस्म के वायरसेस हैं, वो सब बुरे नहीं हैं, कुछ अच्छे वायरस भी हैं, कोई हम पे इंसानों पे कोई उनका असर नहीं है, कुछ वायरस जानवरों में जो हैं वो मुफ़ीद हैं। अच्छा, अब जो कि मसला ये आजकल ये पूछने का है कि हम लोग घर क्यों बैठे हुए हैं? ये बड़ा
آسان سمجھنا اس لیے ہے کہ اگر فرض کرو کسی شخص جو ہے اس کو انفیکشن ہو گیا وائرس سے، تو وہ جیسے وائرس گرو کرتا ہے وہ دوسروں کو بھی دے سکتا ہے وہ، اور وہ جاتا کہاں سے یہ سمجھنا ضروری ہے تمہارے لیے۔ ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ کے ہاتھ میں وائرس آ گیا ہے، آپ نے کسی کو چھو لیا، کسی سے ہاتھ ملا لیا، اس کے بعد یہ بتاؤ دن میں کتنی مرتبہ ہم اپنی ناک اور منہ چھوتے ہیں؟ یہ تم خود غور کرنا کہ یہ ایک نیچرل ہوتی ہے انسٹنکٹ ہو کے آدمی کی کہ وہ اپنے ہاتھ اور منہ کو لگاتا رہتا ہے ہاتھ سے وہ۔ اور دلچسپ بات یہ کہ اگر آپ کے ہاتھ میں وائرس ہے بھی اور آپ اس کو چھوڑ دیں تقریباً 2-3 گھنٹے کے لیے، تو وہ مر جائے گا خود بخود وہ۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہ ہماری انسٹنکٹ ہوتی ہے اس کو ہاتھ کو ناک پہ لے جانے کے لیے۔ تو بیسٹ طریقہ یہ تھا کہ ہم ہاتھ کو اگر دھو لیں آرام سے، اچھی طرح سے۔ لیکن ہوا میں بھی وائرس آ سکتا ہے جس کو ہمیں سانس میں جا سکتا ہے ہمارے وہ۔ تو اگر ہم اس کو دور رہیں ان لوگوں سے کہ جو ان کے پاس انفیکشن ہو، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ ان کے پاس کوئی سمپٹم بھی ہو۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو جن کو یہ انفیکشن ہوتا ہے، ان کو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ انفیکشن ہوا تھا ان کو، تو لیکن وہ اور لوگوں کو انفیکشن دے سکتے ہیں جن کے لیے بہت مضر ثابت ہو سکتا ہے۔ تو یہ واحد طریقہ تھا کہ ہم لوگوں سے ملنا جلنا کچھ دنوں کے لیے اگر چھوڑ دیں تو کم از کم یہ تو یقین ہے ہم کو کہ جو لوگ گھر میں ہمارے ہیں وہ اس وائرس سے ان کا انوالومنٹ نہیں ہے یا ان کو انفیکشن نہیں ہے اس کا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، اور مجھے پتا ہے کہ چند ہفتوں سے تم لوگ گھر میں ہو سب، لیکن یہ ایک تاریخی واقعہ ہے۔ نہ تمہارے پیرنٹس اس سے گزرے ہیں، اوکے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ نہ تمہارے بچے گزریں گے اس سے اگر ہم لوگوں نے صحیح طریقے سے سنبھالا اس کو۔ تو باہر جب نکلو تو یہ جو ماسک لگاتے ہیں نا، اس کی وجہ جو ہے دو ہیں۔ ایک تو یہ کہ تم اپنے آپ کو بچا رہے ہو، ٹھیک ہے، اس کے بعد اگر خدا نہ خواستہ تمہیں انفیکشن ہے تو تم دوسروں کو ٹرانسفر نہیں کر رہے ہو۔ لیکن اس سب چیزوں کے باوجود بھی لوگوں سے تھوڑی دوری ضروری اس لیے ہے کہ جب ہم سانس کے ذریعے یا کبھی چھینکتے ہیں تو وہ وائرس ہوا میں چلا جاتا ہے، تو یہ 5-6 فٹ تو منیمم ہے، یہ میرے خیال میں زیادہ ہو تو بہتر ہے۔ یہ اگر یہ بیماری معمولی ہوتی تو میں کہتا کوئی بات نہیں، 2 دن کے لیے بیمار ہو گئے پھر چلے پڑو گے۔ لیکن یہ بیماری کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو جیسے میں نے تم سے بتایا، یہ جنگ میں کوئی صلح نہیں ہوتی اس کے اندر، ایک ہی جیتتا ہے، یا تو وائرس جیتتا ہے یا تم جیت ہو گئے۔ تو یہ رسک بہت بڑا رسک ہے یہ۔ تو مجھے پورا یقین ہے کہ تم لوگ اپنے اس کو جو زندگی تم اب گزار رہے ہو 2-3 ہفتے سے، نہ دوستوں سے ملنا نہ باہر جانا، یہ مشکل ضرور ہوگا تمہارے لیے، لیکن خیال رکھو اپنا، اپنے پیرنٹس کا بھی خیال رکھو، اور یہ بھی وبا بہت جلدی دور ہو جائے گی۔ اور یہ خیال رکھنا کہ ایک تاریخی واقعہ ہے یہ، اس سے تم گزر رہے ہو۔ خدا حافظ۔